हाँ जी, चलो लास्ट में अपन ने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में कल वाली क्लास में मैं लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आई? 10। अरे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ रही है? 10। इन 10 लाइंस के लिए मुझे मिनिमम एटम कितना चाहिए? इन 10 लाइंस के लिए मिनिमम एटम कितना चाहिए? तो मिनिमम एटम कितना चाहिए, इसके लिए इसका एक तरीका है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, फिर यहां से यहां आ जाए, फिर यहां से यहां और यहां से यहां। तो ये चारों फोटोन जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी के हैं, यानी 4 स्पेक्ट्रल लाइंस तो यहां से मिलेगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां आ जाए और ये यहां से यहां आ जाए। अगला, फिर ये यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए और यहां से यहां आ जाए। नेक्स्ट, ये फोर्थ से फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड में आ जाए और सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। ये फिफ्थ से 4 में आ जाए, फिर 4 से फर्स्ट में आ जाए और ये फिफ्थ से फर्स्ट में आ जाए। आप यहां काउंट कर लो, जो एनर्जी इनकी है वही एनर्जी इसकी है, वही एनर्जी इसकी है। सेम एनर्जी के फोटोन होंगे तो उससे सेम लाइट मिलेगी आपको। तो एक ही लाइन मिलेगी क्योंकि वो फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ही जगह जाकर कोलिजन करेंगे। अब इसकी जो एनर्जी इस लास्ट वाले इसकी है वही इसकी है और वही इसकी है। तो इसका मतलब भले ही 3 फोटोन तो है नीचे, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन एक ही मिलेगी क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ही जगह जाके कोलिजन करेंगे। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए आपको एटम कितना चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एटम चाहिए, क्योंकि बोहर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में बात करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने एटम भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कितने एटम चाहिए? 6। तो नोट कर लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स required to show ten spectral lines is equal to 6। जल्दी से नोट कर लें। जो फोटोन अपन ने कैंसिल कर रहे हैं उनका रीजन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी एनर्जी का फोटोन मुझे पहले भी मिल रहा है। एक क्वेश्चन लिखूं, या क्वेश्चन छोड़ो, पहले अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं।
कोई डाउट है क्या इसमें? सर इसमें हम लोगों ने सिर्फ 5 ऑर्बिट ही किया था। सर एक क्वेश्चन में गिवन है यार, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला हुआ है ना क्वेश्चन में। और जिसमें क्रॉस लगा उसको काउंट नहीं। क्योंकि सेम एनर्जी का फोटोन मुझे पहले भी मिल रहा है, और सेम एनर्जी का फोटोन फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ही जगह जाके कोलिजन करता है, और अगर कोलिजन सेम एक ही जगह हो रहा है तो उसके लिए लाइन भी एक ही मिलेगी अपन को। चल नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH। कैलकुलेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH। सुनो, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। जैसे ये कोई एनर्जी है, ये कोई ऑर्बिट है N2, यहां से N1 ऑर्बिट में आ रहा है। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी इमिट करेगा किसके फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h म्यू या hc/λ। तो ये कितनी एनर्जी इमिट करेगा? डेल्टा E। कितनी एनर्जी इमिट करेगा? एनर्जी डिफरेंस के बराबर। और एनर्जी डिफरेंस का तो फॉर्मूला पता है आपको, कितना होता है? 13.6 Z², 1/N1² माइनस 1/N2² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी इमिट करेगा। और इमिट करता किसके फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में। तो इसी एनर्जी को किसके इक्वल कर दे? फोटोन की एनर्जी के बराबर, h म्यू या hc/λ। अभी जो h इंटू सी है इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो अगर इधर न्यूमरेटर में है तो दूसरे साइड में किधर आएंगे? डिनोमिनेटर में। तो 1/λ 13.6 अपॉन hc। इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? E की वैल्यू पुट कर दी। इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए E की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू, ठीक है। तो E की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁻⁹ Z²। ये अब किस में आ गया? जूल में। देखो यहां पर ये सब कांस्टेंट है, 13.6 कांस्टेंट, 1.6 कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यू क्या की अपन ने? कैलकुलेट कर ली। अगर इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आता है 1/λ। इस सब की जगह अपन पुट कर सकते हैं R। इन सब की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? R। तो इसकी जगह अपन ने पुट कर दिया R, और Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। इस R की जो वैल्यू होती है, ये R क्या होता है? यही तो रिडबर्ग कांस्टेंट है। इस R की वैल्यू होती है 1.09 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। 1.09 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। कई बार मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मीटर इनवर्स जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा? मीटर। ऊपर मीटर इनवर्स है तो नीचे आएगा तो क्या बनेगा? मीटर। मीटर को क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर तो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। पर 100 तो रहेगा ना नीचे, और उस 100 से क्या हो जाएगा? ये दो पावर कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 1.09 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर आपको यहां से लैम्डा कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा। जब आप इसे उल्टा करोगे तो इधर भी तो उल्टा होएगा, दोनों साइड ही उल्टा होएगा। तो R की जगह क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा।
और जब लैम्डा ऊपर जाएगा तो इधर वाला नीचे आएगा ना, तो 1/r, और 1/r की जो वैल्यू होती है ये होती है 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बाकी की नोट कर लें। कैलकुलेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन नोट करो। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। द मैक्सिमम वेवलेंथ of Lyman series is x angstrom. Then calculate the minimum wavelength. Then calculate the minimum wavelength in Balmer series of hydrogen atom. Then calculate the minimum wavelength in Balmer series in hydrogen atom. अब आप ढंग से समझे, एनर्जी किसके बराबर होती है? फोटोन की एनर्जी hν है, hc बाई लैम्डा। लाइमन सीरीज में आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम लैम्डा। लाइमन सीरीज में आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा मैक्सिमम। हाँ जी बेटा, अब देखो ये क्या बोल रहा है, लाइमन सीरीज में मैक्सिमम लैम्डा। अब लैम्डा मैक्सिमम है तो क्या ट्रांजिशन है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आप लैम्डा की बजाय पहले एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी मिनिमम होगी। तो यहां से एनर्जी आ जाएगी मिनिमम। और सेकंड क्या है? बामर सीरीज का मिनिमम लैम्डा। अगर बामर सीरीज का लैम्डा मिनिमम है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, लाइमन में मिनिमम एनर्जी कब आएगी? लाइमन का मतलब है 1 में आएगा, ये तो मुझे पता है। बामर का मतलब है 2 में आएगा, ये तो मुझे पता है। अब एनर्जी मिनिमम कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आए कि इनफाइनाइट से आए? जस्ट ऊपर से आएगा तभी मिनिमम एनर्जी निकलेगी, इनफाइनाइट से आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। तो यहां आ जाएगा 2 से 1,
और यहाँ बामर में क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी मतलब कहाँ से आए, इनफाइनाइट से, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट से 2। अब आपको ट्रांजिशन पता लग गया, ठीक है। तो लैम्डा के बारे में बातें हो रही है, तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मैंने 2 बार फॉर्मूला लिखा और डिवाइड कर लिया। देखो आर जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि आर की वैल्यू सेम है और जेड हाइड्रोजन है, तो कितना आएगा 1। ऊपर वाली बातें किसके लिए चल रही है बेटा जी, ये लाइमन के लिए चल रही है, और नीचे वाली किसके लिए चल रही है, बामर के लिए। तो लाइमन का लैम्डा कितना दे दिया आपको, x, तो यह आ जाएगा 1/x, 1/x, यह आ जाएगा 1/λ। मैं कहूं तो ये लैम्डा कहां चला जाएगा, ऊपर, इज इक्वल टू लाइमन के लिए n1 n2 कितना आ रहा है, 102, तो यह आ जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। यह आएगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4 अपॉन, यह आएगा 1/2 स्क्वायर। n1 लोअर ऑर्बिट कितना है 2 और हायर कितना है इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, लैम्डा अपॉन एक्स। ये 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 1/4, और 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x कहाँ चला जाएगा, इधर। तो जो सेकंड लैम्डा आपको चाहिए था वो कितना आ जाएगा, 3x एंगस्ट्रॉन। वो x नहीं है, वो x एंगस्ट्रॉन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से एक लैम्डा दे रखा है, दूसरा लैम्डा पूछा, तो अपन ने क्या कर लिया, फॉर्मूला पुट किया और 2 बार डिवाइड कर लिया। नोट कर लो।
हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखें, which transition in hydrogen spectrum क्वेश्चन लिखें, which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the beta line transition of Balmer series in helium plus. हीलियम प्लस। आप क्वेश्चन पढ़े एक बार ढंग से। मैंने लास्ट क्लास में अल्फा लाइन बीटा लाइन तो आपको समझा दी थी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा लाइन होती है फर्स्ट लाइन, बीटा होती है सेकंड लाइन, गामा होती है थर्ड लाइन। पढ़ो क्वेश्चन ढंग से। अब सुनो बेटा, देखो सामने देखो, बीटा लाइन, सेकंड बीटा लाइन कौन सी होती है? सेकंड लाइन, बामर की सेकंड लाइन। मैंने कहा था जो भी लाइन बतानी हो लोअर ऑर्बिट में उतना ही ऐड कर देना। तो बामर के लिए लोअर ऑर्बिट कितना होता है? 2, और सेकंड लाइन मतलब 2 ऐड कर दो, तो कहां से आएगी? 4 से। तो बामर की सेकंड लाइन होती है 4 से 2। ये हीलियम प्लस का, वो कह रहा है जो वेवलेंथ इस हीलियम की है, हाइड्रोजन एटम की जो वेवलेंथ है, वही वेवलेंथ हीलियम प्लस के किस ट्रांजिशन के लिए होगी? मतलब दोनों का लैम्डा क्या है? सेम है। और अगर लैम्डा सेम है तो 1/λ भी सेम होगा क्या? अरे 2 = 2 है तो 1/2 = तो 1/2 होगा। तो लैम्डा सेम था तो मैंने 1/λ को सेम कर लिया। 1/λ क्यों लिखा? क्योंकि अभी मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट से जो फॉर्मूला निकाला है वो तो 1/λ का है ना फॉर्मूला। तो 1/λ की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? यहां पुट कर सकते हैं RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। यह आ जाएगा RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन के लिए विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ट्रांजिशन पता करना है जिसकी वेवलेंथ वही हो जो हीलियम प्लस की बीटा लाइन की है। तो हीलियम प्लस वाले का, हीलियम प्लस की बीटा लाइन, उसका ट्रांजिशन क्या आ गया? 4 से 2। और हाइड्रोजन का पता करना है, आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा? 1। इसका ट्रांजिशन पता करना है। हीलियम के लिए जेड कितना हो जाएगा? 2। ट्रांजिशन क्या दे रखा है? 4 से 2। n1 क्या होता है? लोअर ऑर्बिट। n2 क्या होता है? हायर ऑर्बिट। इस 2² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/n1² माइनस 1/n2²। जब 4 इस 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
तो क्या बचेगा 1/1 माइनस ये कितना है 16, और ये कितना है 16 और कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या बचेगा 1/4। अब जब भी कभी ऐसा है कि एक ही इक्वेशन और दो अननोन वेरिएबल हैं, एक ही इक्वेशन और दो अननोन वेरिएबल, तो उनको कंपेयर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से कंपेयर कर लो, सेकंड वैल्यू को सेकंड से कंपेयर कर लो। तो n1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर के, और n2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4 के। तो n1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 के, n1 कितना आ गया यहां से 1, और n2 स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4 के, तो n2 किसके बराबर आ गया यहां पर 2। यानी जो हीलियम में 4 से 2 में लैम्डा आएगा, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन पर जो लैम्डा आएगा, हाइड्रोजन में वही लैम्डा 2 से 1 पे आएगा। कौन सा ऑर्बिट आ रहा है n2 2 और n1 कितना आ रहा है 1। तो यहां 2 से 1 में आए या वहां 4 से 2 में आए, दोनों का लैम्डा क्या आएगा सेम आएगा। नोट कर लो। हाँ जी, यहां तक नोट हो गया। अब इसके आगे पुट करें लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग पुट करो लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पहले समझेंगे, बाद में नोट करेंगे, बस हेडिंग नोट करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो मॉडल है ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक को कौन समझाएगा? ये तो नहीं समझा रहा। पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया
कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, कि एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। बोहर इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये दो ड्रॉबैक आ गए इसके। थर्ड, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। जैसे आपने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो वो जो लाइन, जैसे सेकंड से फर्स्ट में कोई लाइन आ रही है, तो वो जो सेकंड से फर्स्ट में लाइन आ रही है वो केवल एक लाइन नहीं है, वो लाइन भी फर्दर डिवाइडेड है, लेकिन वो फर्दर डिवीजन को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो थर्ड से सेकंड में आ जाए, सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, बोहर ने तो ये बताया। लेकिन एक्चुअल में जो थर्ड ऑर्बिट होता है उसमें भी कुछ फर्दर सब लेवल्स होते हैं, 3s 3p 3d। जो सेकंड ऑर्बिट होता है उसमें भी 2s 2p, ये सब लेवल्स होते हैं, और उन लेवल्स के बारे में इसने नहीं बताया। तो ये केवल लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है, उसको और बारीकी से एक्सप्लेन नहीं करता है, और फाइन तरीके से, ठीक है। तो उन्हीं लाइंस को फर्दर डिवाइड कर देंगे तो फाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, लेकिन फर्दर डिवीजन उन लाइंस का बोहर नहीं कर पाया। तो इसलिए ये केवल लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता है, फाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं करता। सर ये क्या होता है फाइन स्पेक्ट्रम, कोई नहीं पूछ रहा अपने से। बस मैं बता दूं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे एक लाइन आई तो वो लाइन फर्दर कुछ लाइंस में डिवाइड होती है, उस फर्दर डिवीजन को नहीं समझा पाया है। नेक्स्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन। ये जो अगेन वही सेम कहानी बोल रहा हूं कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो आती है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिवाइड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिवाइड होती है उसे बोलते हैं जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब ये डिवाइड होती है उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। Bohr atomic model does not explain splitting of spectral lines in presence of magnetic field, Zeeman effect, and in presence of electric field, Stark effect। इनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो, ठीक है, बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में डिटेल में, बस इतना सा ही पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे जीमान इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो लाइंस फर्दर डिवाइड होंगी उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट नोट कर ले इसके ड्रॉबैक के। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, जितना अपन ने आज पढ़ा घर जाकर इसके एनसीईआरटी जरूर पढ़ना हर टॉपिक की।
कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है, जरूरी है। जो न्यूमेरिकल है वो इजीली हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखिए। वो इतना ही पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड हो जाए तो उसे जेमान इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर डिवाइड हो जाए उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चन नोट करें। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम if electron moves from sixth orbit to second orbit by taking multiple transitions, sixth orbit to second orbit by taking multiple transitions, then find out total number of spectral lines, total number of spectral lines। इसमें तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस N2 minus N1, N2 minus N1 plus 1 अपॉन 2। कहाँ से आ रहा है? 6 से 2 में, तो पुट कर लो यार, सिंपल है। 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा? 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 10। अब इंफ्रारेड की लाइंस पूछा है, तो बताओ इंफ्रारेड की लाइंस कितनी आएंगी? आप बता सकते हैं अगर 6 से आ रहा है तो इंफ्रारेड किस किस के अंदर बनेगी? फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं बनेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सी बनती है? यूवी रेज। सेकंड ऑर्बिट में नहीं बनेगी, कौन सी बनती है वहां? विजिबल रेज। तो एक तो थर्ड वाली बनेगी, तो 6 से थर्ड में, 5 से थर्ड में और 4 से थर्ड में, 3 लाइन तो ये बनेगी। फोर्थ में भी इंफ्रारेड ही बनेगी, तो 6 से फोर्थ में और 5th से फोर्थ में, और 5th में भी इंफ्रारेड ही बनेगी, तो 6 से 5th में, तो टोटल लाइन कितनी बनेगी? 6। चलो ये तो होमवर्क था, आप खुद करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें।
थोड़ा स्पेस छोड़ लेना, खुद से करके लाना। एन एटम हैज एक्स एनर्जी लेवल, एन एटम हैज एक्स एनर्जी लेवल, then total number of lines in its spectrum, अपने पास कितनी लाइंस आएंगी ये बतानी है। हाँ जी, मैंने मान लिया कि एनर्जी लेवल एक्स है ना, एक्स को कोई वैल्यू मान लो 4 5 6 कुछ भी, तो मैंने मान लिया कि 4 एनर्जी लेवल है, 4 एनर्जी लेवल है, 1 2 3 और 4। अब 4 एनर्जी लेवल है तो टोटल लाइंस कितनी मिलेगी? 4 से देखो थर्ड में कितने लाइंस मिलेंगी? केवल एक। सेकंड में कितनी लाइंस मिलेगी? फोर्थ से सेकंड में आ जाए या थर्ड से सेकंड में आ जाए, कितने लाइंस मिलेगी? 2। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी लाइंस मिलेगी? अरे फोर्थ से आ जाए, थर्ड से आ जाए और सेकंड से आ जाए, तो कितनी लाइंस मिली? 1 + 2 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 1 + 2 + 3। ये तो कब है? जब आपने एनर्जी लेवल कितने माने थे? एनर्जी लेवल एक्स को क्या माना था? 4। जब 4 माना था तो क्या आ रहा है? 1 + 2 + 3। अगर 5 मानते तो क्या आता? 1 + 2 + 3 + 4। और अगर x है तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू x - 1। अरे ये 3 क्या है? ये 3 4 - 1 ही तो है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अप टू x - 1 आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, इस तरह से अपन वैल्यू मानकर प्रूव कर सकते हैं। नोट कर लो। अगर आपने 4 ऑर्बिट माने हैं तो लाइन्स आ रही है 1 + 2 + 3। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए फिर आगे कि 5 मानोगे तो 1 से लेकर 4 तक आएगी, 10 मानोगे तो 1 से 9 तक,
x मानोगे तो 1 से x-1 तक। एक क्वेश्चन लिखो, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन which option is correct? In the following transition which option is correct? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है 3 से 1 में, एक आ रहा है 3 से 2 में, एक आ रहा है 2 से 1 में, तो इसके लिए कौन सा सही है? नोट करें, ऑप्शंस भी नोट करें। करो नोट, हो गया? आपका क्या नाम है? हिमांशु। चलो अब एक बात समझो, एक बात समझें आप, सॉल्यूशन देखें इसका। अरे एनर्जी जब वो 3 से 1 में आएगा, ये जो एनर्जी है क्या ये इन दोनों के सम के बराबर है? क्या बोलो? 3 से 1 में आए तो जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो जब 3 से 2 में आए और 2 से 1 में, तो सेम ही तो रिलीज करेगा। बस यहाँ ये सिंगल स्टेप में आ रहा है और वहाँ वो डबल स्टेप में आ रहा है। फर्क केवल इतना सा है, हर सेम ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप तो सेम ही रहेगा, चाहे आप सिंगल स्टेप में आओ चाहे मल्टीपल स्टेप में आओ, सेम ऑर्बिट के बीच का गैप सेम रहेगा हमेशा। तो E3 से 1 ये किसके बराबर होगा? E3 से 2 प्लस E2 से 1। आया क्या समझ में? 3 से 2 और 2 से 1 का जो गैप है वो 3 से 1 के बराबर रहेगा। इसका मतलब पहला वाला क्या है? रॉन्ग है। सेकंड, अब ये जो एनर्जी है जब 3 से 1 में आ रहा है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? h-3 के। ये किसके बराबर आ जाएगा? h-2 के। λ2 की जगह अपन μ2 मान लेते हैं और λ1 की जैसे अपन μ1 मान लेते हैं। तो जब 3 से 2 में आया तो λ2 तो μ2, जब 2 से 1 में आया तो वेवलेंथ तो λ1 और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? μ1। तो यह आ जाएगा प्लस h-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h से h कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? μ3 इज इक्वल टू μ2 प्लस μ1। तो ये तो सही है भाई, μ3 इज इक्वल टू μ2 प्लस μ1। अच्छा, म्यू किसके बराबर होता है? अरे म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? म्यू बराबर c बाई लैम्डा। तो μ3 की जगह क्या पुट कर दूं? c बाई लैम्डा 3, वो आ जाएगा c बाई लैम्डा 2 और वो आ जाएगा c बाई
लैम्डा 1, सी से सी के क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ1। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है कि गलत है? कौन कह रहा है सही है यार? अरे लैम्डा थोड़ी इक्वल है, 1/λ इज इक्वल टू है, तो ये क्या है, गलत। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड, नोट कर लो बेटा, बताओ। फर्स्ट वाला ऐसे हुआ बेटा, देख 3 से 1 में आए, 3 से 1 में, तो ये उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जब 3 से 2 और 2 से 1 में आए। तो 3 से 1 में उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जब वो 3 से 2 में आए प्लस 2 से 1 में आए। सेम ये एनर्जी, ये कौन सी है, 3 से 2, ये कौन सी है, 2 से 1, और ये कौन सी है, 3 से 1। तो ये जो एनर्जी है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर। तो 3 से 1 इक्वल होगा 3 से 2 प्लस 2 से 1, 3 से 2 प्लस 2 से 1, ये किसके बराबर होगा, 3 से 1 के। सेम ऑर्बिट के बीच का गैप हमेशा सेम रहता है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप वर्बली दे, बस नोट ना करें, ऐसे ही समझा दें। इन विच ट्रांजिशन 1 क्वांटा या 1 फोटोन ऑफ एनर्जी इज इमिटेड। 1 फोटोन कहां रिलीज होगा? जितने स्टेप में इलेक्ट्रॉन आएगा उतने फोटोन निकलेंगे। नंबर ऑफ क्वांटा इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। बताओ इसका आंसर। फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है 4 से 2, कितने स्टेप में आया, अरे कितने स्टेप में आया, 1 स्टेप में, तो 1 क्वांटा तो निकलेगा। अगला क्या है 3 से 1, कितने स्टेप में आया, 1 स्टेप में, तो कितना फोटोन निकलेगा 1। 4 से 1 कितने स्टेप में आया, 1 स्टेप में, तो 1 क्वांटा निकलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है। अगर वो आता 4 से 3 से 2, तो एक फोटोन यहाँ निकलेगा, एक फोटोन यहाँ निकलेगा, लेकिन सीधा सीधा एक स्टेप दे रखा है भाई। तो जितने स्टेप में आएगा उतने फोटोन निकलेंगे, जितने स्टेप में आएगा उतने फोटोन निकलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। समय नहीं लगाएं बस। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली प्रिंसिपल
या ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल. डी ब्रॉगली प्रिंसिपल या ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल. डी ब्रॉगली प्रिंसिपल या ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल. तो आप लिखें बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस, पहले आप लिखो, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट can be explained by assuming its wave nature, ब्रैकेट में लिखो लाइक डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, एक्सेट्रा. अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब बाद में पढ़ोगे आप फिजिक्स में. कुछ प्रॉपर्टीज को तो उसकी वेव नेचर मान के अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं. आगे लिखो, वाइल सम अदर प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन्ड by assuming particle nature of particle, like black body radiation, photoelectric effect, etc. अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली small particles like electron, proton, alpha particle also shows dual nature.
ऑल्सो शोज ड्वेल नेचर। जैसे लाइट जो होता है ड्वेल नेचर शो करता है, ऐसे ही छोटे पार्टिकल भी ड्वेल नेचर शो करते हैं। मतलब उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी को पार्टिकल नेचर से और कुछ को वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो शोज ड्वेल नेचर। कौन कौन सा ड्वेल नेचर? वेव नेचर, लिख लो, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब जैसे लाइट है, अब आगे समझो। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी को पार्टिकल नेचर और कुछ प्रॉपर्टी को वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप सारी प्रॉपर्टी को वेव नेचर से एक्सप्लेन करना चाहो, नहीं कर सकते। सबको पार्टिकल नेचर मानकर, पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन करना चाहो, नहीं कर सकते। इसका मतलब उसका ड्वेल नेचर है। ठीक है, तो अब लाइट की एनर्जी कोई भी कैलकुलेट करे, एनर्जी तो लाइट की है ना वो, तो क्या होगी? सेम ही होगी। उसी लाइट की एनर्जी आइंस्टीन ने कैलकुलेट करी और उसी लाइट की एनर्जी प्लैंक ने कैलकुलेट करी। अरे तो है तो लाइट की एनर्जी, कोई भी कैलकुलेट करे वैल्यू तो सेम ही आएगी उसकी। तो आइंस्टीन ने क्या बोला? एनर्जी किसके बराबर होती है? mc² के। और प्लैंक ने क्या बोला? एनर्जी किसके बराबर होती है? h न्यू hc बाई लैम्डा के। दोनों लाइट की ही एनर्जी है। इस c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा ऊपर चला जाएगा, m इंटू सी नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन m इंटू सी। h अपॉन m इंटू सी। अच्छा, ये c तो किसकी है? लाइट की वेलोसिटी है। अपन यहाँ लाइट के बारे में बात नहीं कर रहे। डी ब्रोगली लाइट के बारे में बात नहीं करता। डी ब्रोगली बात करता है पार्टिकल के बारे में। पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, इनके बारे में बात करता है। तो अगर किसी पार्टिकल के बारे में बात करें जिसका मास m है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। पार्टिकल में मास होता है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। If some particle having mass m and velocity v, तो c की जगह क्या पुट कर दूं मैं? पार्टिकल की वेलोसिटी v। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। और इसी मोमेंटम को अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू वी इंटू आर क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आप इतना नोट करें। हो गया भाई? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो लैम्डा, अब आगे पहले समझते हैं। तो अब सुनो, देखो, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया h अपॉन एम वी। आगे नोट मत करना। और h अपॉन एम वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? p। यह आ गया मोमेंटम। अब यार एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के। सही बात है क्या? तो अब मुझे यहां अगर m इंटू वी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं? यहां ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लूं। ये mv² था ना, एक m से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक m से नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो m² हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो m हो जाएगा। तो अब क्या करूं? इस 2 इंटू एम को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
और उधर क्या बचेगा, mv का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अरे बोलो जरा, मैंने क्या किया आपको समझ में आया क्या? बहुत मुश्किल काम किया, हालांकि m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ, तो अपन यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और मुझे इस m इंटू वी की वैल्यू चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए थी, m इंटू वी की वैल्यू। तो m इंटू वी की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, वरना m इंटू वी कैसे आता, वरना m इंटू वी कैसे आता। अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी फिक्स है। तो आप तो बोल दोगे सर इसको लिख लो v इंटू वी, और इस v को भेज दो नीचे और 2 को भेज दो ऊपर, यह आ गया m इंटू वी। लेकिन वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं चाहिए, मास के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है। ठीक है, तो मुझे m इंटू वी चाहिए था m के टर्म्स में, तो यहां से ये आ गया m इंटू वी। तो h अपॉन एम वी, तो एम वी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, क्या ये पुट कर सकता हूं क्या, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आप दोबारा समझो, बहुत मुश्किल काम नहीं किया है मैंने। आप ये देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये आ जाएगा एच अपॉन वी। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2m। ठीक है, तो m ये इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m। 2m कहाँ चला जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये इसका स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, h अपॉन एम वी, h अपॉन अंडर रूट 2m k। अरे एम वी की जगह पुट कर दिया, चलो अच्छी बात। अब एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं। मान लो अगर मेरे पास ये कोई पार्टिकल है, इनिशियली रुका हुआ है, कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां प्लेट लगाई और इधर बैटरी लगा दी। ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। यहां मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, अप्लाई वोल्टेज या पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, V। अब ये जो चार्ज पार्टिकल था, कौन सा पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन। अब जब मैंने यहां से एक पोटेंशियल अप्लाई किया, तो पोटेंशियल तो V होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, ये होती है Q इंटू वी। अगर अपन किसी चार्ज पार्टिकल पर V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसको एनर्जी मिलती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब ये पार्टिकल जो रुका हुआ था, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इससे अपनी ओर खींचेगी। इस V वोल्टेज की वजह से वो पॉजिटिव प्लेट उसे अपनी ओर खींचेगी, तो वो क्या करने लग जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। अरे उसने मूव करना शुरू करा क्यों, उसके पास वो एनर्जी कहां से आई जिससे वो मूव कर सका, वो एनर्जी अपन ने अप्लाई करी है ना। अरे आप बैटरी नहीं लगाओगे तो वहां पॉजिटिव एंड आएगा क्या, वहां पॉजिटिव एंड नहीं आएगा तो वो प्लेट उसे अपनी ओर खींचेगी क्या, नहीं खींच पाएगी। तो आपने जो एनर्जी अप्लाई करी Q इंटू वी, इसी एनर्जी से तो वो पार्टिकल मूव कर रहा है। मतलब यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है,
उसकी काइनेटिक एनर्जी में। यही बात समझ में। आप यहां अगर ये बैटरी अप्लाई नहीं करोगे तो यहां अगर बैटरी का पॉजिटिव एंड नहीं तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी या कैसी बातें करते हो यार? नहीं होगी। और अगर ये पॉजिटिव नहीं होगी तो ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी क्या? नहीं अट्रैक्ट करेगी ना, तो मूव ही नहीं करेगा। तो आपने कोई एनर्जी नहीं दी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आई। अब आपने बैटरी अप्लाई कर दी तो उसमें पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल अप्लाई करने से एनर्जी कितनी मिली? Q इंटू वी। पोटेंशियल अप्लाई करने से एनर्जी कितनी मिली? Q इंटू वी। और यही Q इंटू वी है जिससे ये प्लेट क्या कर रही है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। और जब वो अट्रैक्ट कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन दौड़ा चला आएगा। दौड़ा चला आएगा तो क्या आ जाएगी उसमें? काइनेटिक एनर्जी। अरे दौड़ेगा तो क्या आएगी उसमें? काइनेटिक एनर्जी। कहां से आई वो काइनेटिक एनर्जी? इस Q इंटू वी की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि Q इंटू वी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। इसमें लॉस हो रहा होगा तभी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। एनर्जी कंजर्वेशन होता है रूल। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस्ड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई एनर्जी जनरेट हो रही है तो कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय भी हो रही होगी। तो धीरे धीरे ये Q इंटू वी क्या हो जाएगा? ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा। नेट सम तो वही रहेगा। जैसे इसकी एनर्जी 10 जूल है, अब इसकी हो गई 8 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल। अब इसकी रह गई 5 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? 5 जूल, ताकि नेट 10 ही रहे। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रही है? इस Q इंटू वी वाली एनर्जी की वजह से। बोलो यस और नो। सिंपल सा फंडा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल पे पोटेंशियल V अप्लाई करें तो उसको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है Q इंटू वी। ठीक है, और इस एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखो आगे, इफ अ पार्टिकल इनिशियली इज इन रेस्ट, अगर कोई पार्टिकल इनिशियली किस में है? रेस्ट में। एंड इफ V पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन इट, अगर इस पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं? V अप्लाई करते हैं। तो अगर अपन ने V पोटेंशियल अप्लाई किया तो कितनी एनर्जी अप्लाई करी उस पर? Q इंटू वी। किसी भी पार्टिकल पर V पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो उसको एनर्जी कितनी मिलेगी? Q इंटू वी। पार्टिकल का चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, और इस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? स्टार्ट मूविंग। अगर ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। कहां से आई? उसी एनर्जी की वजह से आई। तो ये जो एनर्जी है यही किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो घर वालों ने 100 रुपए दिए, मैं पेन खरीद लाया 100 रुपए का, तो पेन किसके इक्वल है? वो 100 रुपीज के इक्वल ही तो है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो बेटा जी ये अप्लाइड एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? जो एनर्जी आपने अप्लाई करी है उसकी वजह से। तो अप्लाई कितनी करी है? Q इंटू वी, ये काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv, पहला फॉर्मूला आया था। फिर mv को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, √2m/ke, दूसरा फॉर्मूला आया। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? Q इंटू वी के, तीसरा फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? क्या मजाक कर रहे हो? अगर पोटेंशियल देगा तो ये अप्लाई करोगे, काइनेटिक एनर्जी देगा तो ये अप्लाई करोगे, और अगर वेलोसिटी देगा तो वो अप्लाई करोगे। ऑब्वियसली यहां काइनेटिक एनर्जी किसमें होनी चाहिए? किलो जूल, मतलब जूल में होनी चाहिए, जूल में। अब एक बात बताऊं, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स, मास फिक्स, H फिक्स, सब कुछ फिक्स है, बस V तो फिक्स नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यही कैलकुलेट करूं तो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, तो वो कितना आएगा? फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये H आ जाएगा सॉल्व करने से, √150 अपॉन V एंगस्ट्रॉम।
और 150 का अंडर रूट निकालोगे तो 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। अरे वो क्या था, वो E बराबर h म्यू h c बाई लैम्डा, वो क्या था 1 अपॉन लैम्डा r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्या थे वो भी तो लैम्डा ही थे, वो भी तो वेवलेंथ ही थे। किसके वेवलेंथ थे वो किसी फोटोन के वेवलेंथ थे, किसी फोटोन की। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, फोटोन्स के फॉर्म में। फोटोन की वेवलेंथ पढ़ी है आज तक अपन ने? ये तो भला हो इसका डी ब्रोगली का, जो किसी पार्टिकल की वेवलेंथ के बारे में बता रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, प्रोटॉन की वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ, किसी पार्टिकल की वेवलेंथ के बारे में बात करे तो सीधा पहुंच जाना डी ब्रोगली के पास। इन तीन में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना जो भी दे रखा हो आप, ठीक है? तो आप ये नोट करो, ठीक है? करें आपको, हाँ चलो तो बात की बात है, आप इतना नोट करें पहले। करो करें नोट करें। हो गया इतना? आगे नोट करें। आगे नोट करें।
तो ये लैम्डा किसका है? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। पार्टिकल की वेवलेंथ बताएगा डी ब्रोगली। हो गया बेटा? चलो इसके आगे एक पॉइंट समझते हैं। ये तो पहला पॉइंट है कि आइंस्टीन ने जो एनर्जी निकाली mc² और प्लैंक की जो एनर्जी थी, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल क्यों किया? क्योंकि दोनों ने लाइट की एनर्जी कैलकुलेट करी, और लाइट की एनर्जी तो सेम ही होगी, कोई भी कैलकुलेट करे। अब डी ब्रोगली एक बात और बोलता है। डी ब्रोगली क्या बोलता है? अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करना चाहता है, अगर कोई पार्टिकल चाहता है सर्कुलर पाथ में रोटेट करना, तो उस सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। उस पार्टिकल की सरकमफ्रेंस, उस सर्कुलर पाथ की सरकमफ्रेंस उस पार्टिकल की वेवलेंथ का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। सरकमफ्रेंस वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए। यानी सरकमफ्रेंस या तो लैम्डा का 1 टाइम है, या लैम्डा का 2 टाइम है, या लैम्डा का 3 टाइम है, तभी वो पार्टिकल रोटेट कर सकता है सर्कुलर पाथ में, वरना नहीं कर सकता। सर इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग समझो, इस बात का मीनिंग समझो। मान लो ये मेरे पास एक वेव है, ये क्या है? एक वेव। तो अगर ये फर्स्ट, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये ये वेव इसके अंदर कब मूव कर पाएगी? जब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो, तभी तो फिट हो पाएगी उसके अंदर। और ये दोनों तो लेंथ बराबर है। कैसे पता? अरे इसको इधर रोटेट करने के बजाय अगर इसको इधर रोटेट कर देता, अब इसको उधर ले जाने के बजाय इसको इधर ले जाऊं, तो बताओ यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका लैम्डा इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए। सर दूसरा, वेव मान लो ऐसी है, बताओ इसके अंदर कितनी वेव है? इसमें 2 वेव है। अरे एक तो यहां ऊपर गई, नीचे गई, यहां से यहां तक की एक वेव, और ये आगे वाली सेकंड वेव। सही बात है। अब अगर 2 वेव हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसके बराबर होनी चाहिए इसके सरकमफ्रेंस। तो ये पहली वेव यहां से ऊपर गई, ये नीचे आई, दूसरी वेव ऊपर गई
और ये नीचे आई। तो वेव का जो लैम्डा है उसका कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए सरकमफ्रेंस। जैसे अभी इस केस में ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो गया? 2 लैम्डा के बराबर। अगर मान लो 3 वेव हैं तो पहली वेव ऊपर गई नीचे आई, फर्स्ट वेव कंप्लीट। सेकंड वेव ऊपर गई नीचे आई, सेकंड वेव कंप्लीट। फिर थर्ड वेव ऊपर गई और नीचे आई, थर्ड वेव कंप्लीट। तो इस केस में ये जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर कितनी लैम्डा के बराबर है? यहां से लेके यहां तक 1 लैम्डा, यहां से लेके यहां तक सेकंड लैम्डा और ये वाली थर्ड लैम्डा। तो बताओ 2 पाई आर किसके बराबर है? 3 लैम्डा के बराबर। ये ऐसा भी तो हो सकता है, पहली वेव यहां से गई यहां आई, दूसरी यहां से गई यहां आई, तीसरी यहां से गई यहां आई और चौथी यहां से गई यहां आई। तो अब इसकी ये पहली लैम्डा, यहां से यहां तक पहला लैम्डा, यहां से यहां तक सेकंड लैम्डा, यहां से यहां तक थर्ड लैम्डा और ये 4 लैम्डा। तो बताओ इसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर होना चाहिए? 4 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, यस और नो? तो उसका सरकमफ्रेंस कभी 1 लैम्डा के बराबर, कभी 2 लैम्डा के बराबर, कभी 3 लैम्डा के बराबर, कभी 4 लैम्डा के बराबर, तभी तो मूव कर पाएगा पार्टिकल। वरना अगर आधा अधूरा रह जाएगा तो फिर ये पूरी वेव आएगी ही नहीं इसके अंदर। तो ये इसने सेकंड कंडीशन बोली। क्या बोली इसने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इफ अ पार्टिकल रोटेट्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन circumference of circular path must be a multiple of wavelength of particle. circumference lambda का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर एक वेव है तो 1 लैम्डा के बराबर, 2 वेव है तो 2 लैम्डा के बराबर, 3 वेव है तो 3 लैम्डा के बराबर। तो 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा। n क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स और या नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेव बनेगी, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बनेगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव, 10th ऑर्बिट में 10 वेव। ठीक है? जैसे ये कौन सा ऑर्बिट होगा? ये सेकंड ऑर्बिट होगा क्योंकि 2 वेव दिख रही है। ये कौन सा ऑर्बिट होगा? थर्ड ऑर्बिट, 3 वेव दिख रही है। ये कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट, क्योंकि 4 वेव दिख रही है। अब मैं फर्स्ट ऑर्बिट तो क्या ही बनाऊं यार, वो तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी उसके ऊपर। फर्स्ट ऑर्बिट में तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, इस तरह से। अब आप सुनो, जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जिसको वो प्रूव नहीं कर पाया था, जो उसका ड्रॉबैक भी था, उसको प्रूव किया है डी ब्रोगली ने। कैसे प्रूव किया? अरे 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा, ये बात किसने बोली? डी ब्रोगली ने, कि अगर कोई मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसका 2 पाई आर लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। और आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है? h अपॉन mv। अभी भी तो आपने प्रूव किया लैम्डा बराबर h अपॉन mv। तो लैम्डा, ये भी डी ब्रोगली ने बताया, ये भी डी ब्रोगली ने बताया। तो लैम्डा की जगह मैंने h अपॉन mv पुट कर दिया। m इंटू v को इधर ले गया, 2 पाई को नीचे ले गया। तो ये क्या बन गया? m इंटू v इंटू r, क्या आ गया? nh अपॉन 2 पाई। यही तो था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? nh अपॉन 2 पाई के। तो डी ब्रोगली ने इसे प्रूव किया, बोहर इसे प्रूव नहीं कर पाया। तो डी ब्रोगली ने 2 बातें बोली। पहला, लैम्डा बराबर है h अपॉन mv। वो कहां से आया? लाइट की एनर्जी को इक्वल करने से। और दूसरा, सर्कुलर पाथ की कंडीशन बताने से कि 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा। तो ये दोनों नोट कर लें हम।
सही है, सही आगे बढ़ो। मॉडल अरे आपका नाम तो लिखो, हो जाएगा ये मॉडल पे नाम लिख के रखना। आगे नोट करें, प्रूफ ऑफ बोहर्स postulate. हो गया भाई। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखे, two particle A and B are in motion. Two particle A and B are in motion. If mass of B is 25%, मास में रिलेशन दे दिया और वेलोसिटी में रिलेशन दे दिया, और क्या पूछा है, पहले की लैम्डा दे दी और सेकंड की लैम्डा पूछी। ये किसकी लैम्डा है, किसके लैम्डा के बारे में बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। फोटोन या पार्टिकल? दो पार्टिकल है, और पार्टिकल के बारे में डी ब्रोगली के अलावा कोई बात नहीं करता। पार्टिकल मतलब सीधा डी ब्रोगली के पास पहुंचो। अच्छा, वेलोसिटी की बातें हो रही है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, H/mv, H/mv। तो सॉल्यूशन देखो इसका, लैम्डा इज इक्वल टू H/m इंटू वी। ये फर्स्ट रिलेशन ए के लिए, लैम्डा बराबर H/mv। ये बातें किसके लिए कर रहे हैं, बी के लिए। सही बात है। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। अरे एच कट जाएगा, ये एम इंटू वी, बी वाला कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये आ जाएगा एम बी इंटू वी बी अपॉन एम ए इंटू वी ए। अब क्या रिलेशन बोला उसने, मास ऑफ बी, मास ऑफ बी
25% मास ऑफ ए। और क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ बी 75% वेलोसिटी ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है तो बस एज इट इज पुट कर दो। प्रॉब्लम कहाँ है? तो लैम्डा ए, पहले वाला लैम्डा कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा वाला लैम्डा पूछा है एम बी कितना है? 25/100 एम ऑफ ए। वी बी कितना है? 75/100 वी ऑफ ए अपॉन एम ए इंटू वी ए। ये कैंसिल आउट कर लो, बाकी सोल्व कर लो नोट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? वन एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा बी 100 से कैंसिल आउट करोगे तो 1/4, इधर 3/4, तो ये आएगा 3/16। तो लैम्डा भी आ जाएगा 16/3 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे आया समझ गए क्या? 25 से जाएगा 4 टाइम, और ये 25 से 3, और ये जाएगा 4 टाइम्स। कर ले नोट। अरे सिंपल सा क्वेश्चन था, रिलेशन गिवन थे, 2 बार वैल्यू लिखनी है और डिवाइड करना है। फॉर्मूला लिखो 2 बार और डिवाइड करो। एक क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in third orbit of hydrogen atom. Calculate the lambda of an electron. इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल का लैम्डा बोले तो डी ब्रोगली। एक इलेक्ट्रॉन जो थर्ड ऑर्बिट में है उसका लैम्डा कैलकुलेट करना है। करो करो, सोल्व करो। कैसे करोगे? चलो सामने देखो, ये वेलोसिटी कौन सी ऑर्बिट की पुट करनी है? थर्ड ऑर्बिट की। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 10⁻⁶ Z/n।
थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.18 10⁻⁶। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना 1 और थर्ड ऑर्बिट है, तो ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो लैम्डा आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और वेलोसिटी 2.18 10⁻⁶ इंटू 1/3। और ये किस में आ जाएगा मीटर्स में। बाकी इसको सॉल्व तो आप ही को करना है, करें नोट। थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी 11 वेलोसिटी पुट कर दिया आपने। हुआ क्या भाई? चलो अब 2 मिनट रिवाइज करते हैं अभी तक अपन ने जो पढ़ा। ये तो सॉल्व कर लेना, अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखो अपन ने क्या किया, एक तो कुछ क्वेश्चंस किए, बोहर की लिमिटेशन पढ़ी, ठीक है। लिमिटेशन कि वो जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, अगर उसके बढ़िया कोई और बढ़िया रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप यूज करोगे ना, तो वो लाइंस भी फर्दर डिवाइड होती हुई मिलेंगी आपको, तब जाके फाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और वो नहीं समझा पाया बोर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लाइंस फर्दर डिवाइड हो जाती है, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिवाइड हो जाती है, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। इसके बाद में अभी अपन ने डी ब्रोगली स्टार्ट किया। बेसिकली आज तो क्वेश्चन ही कह रहे हैं। डी ब्रोगली कहता है कि जैसे लाइट ड्वेल नेचर शो करता है, वैसे पार्टिकल भी ड्वेल नेचर शो करता है, ठीक है। तो वहां से इसने 2 इक्वेशन निकाली, आइंस्टीन और प्लैंक की इक्वेशन को इक्वल करके लैम्डा इक्वल टू h/mv। एक तो ये कैलकुलेट किया h/mv, फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा, फिर वोल्टेज के टर्म्स में लिखा कि कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है, कोई चार्ज पार्टिकल, उस पर v पोटेंशियल अप्लाई करें तो उसकी एनर्जी आ जाएगी q इंटू वी, जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये अपन ने फॉर्मूले लिखे। इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने वोल्टेज के टर्म्स में ये फॉर्मूला बना लिया। बाकी तो अपन ने सेकंड इक्वेशन, अगर कोई पार्टिकल चाहता है सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसका सरकमफ्रेंस लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। बस इस पर क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो बहुत है आज के लिए, ओके।